Hello friends, welcome to Basic Thermodynamics. I am Sushil Singh. Today I will tell you about laws of thermodynamics. Basically, there are four laws of thermodynamics which are as follows. Number 1, zeroth law of thermodynamics, invented by Fowler in 1931. According to this law, if two bodies are in thermal equilibrium with a third body, they are also in thermal equilibrium with each other. आइए इसका अब हम हिंदी में अर्थ समझते हैं क्या है कि अगर कोई भी दो बॉडीज़ हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं तो उन दोनों के टेम्परेचर जो है वो बराबर होंगे। अगर हम उससे एक तीसरी बॉडी भी कनेक्ट कर दें तो उन तीनों बॉडीज़ का टेम्परेचर जो है वो आपस में बराबर होगा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के वजह से ही हमें जो है टेम्परेचर के बारे में पता चला, इसलिए हम इसको इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल छोटा सा हम दे रहे हैं कि अगर दो बॉडीज है आपने जो है आपस में कनेक्ट कर दी है और उन दोनों का टेम्परेचर जब वो थर्मली इक्विलिब्रियम में है तो उनका जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम एक तीसरी बॉडी हमने थर्मामीटर ली जिसको हमने क्या किया उन दोनों बॉडीज़ के बीच में लगा दिया, तो थर्मामीटर भी सेम रीडिंग बताएगा। मतलब उन दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर जो है 50 है तो थर्मामीटर का भी जो टेम्परेचर होगा वो 50 ही होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर दो बॉडीज़ आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही हैं और उससे हम एक तीसरी बॉडी कनेक्ट कर दें तो उन तीनों बॉडीज़ का जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन्वेंटेड बाय क्लासियस एंड केल्विन इन 1850। According to this law, energy can neither be created nor destroyed during a process, it can only change forms. इस लॉ को हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इसका हम क्या कर सकते हैं फॉर्म चेंज कर सकते हैं। सपोज दैट कि अगर हमारे पास 10 किलो जूल काइनेटिक एनर्जी है तो वो 10 किलो जूल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर 10 किलो जूल पोटेंशियल एनर्जी है तो 10 किलो जूल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जो एनर्जी की वैल्यू है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, मतलब 10 किलो जूल ही रहेगी। एक स्टेटमेंट और है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, उसको भी देखते हैं। वो क्या है कि फॉर एन एडियाबैटिक क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ए साइक्लिक प्रोसेस नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू नेट वर्क डन। इसका मतलब ये है कि अगर हम जो है किसी भी क्लोज सिस्टम में अगर वो साइक्लिक प्रोसेस है अगर हो रहा है तो जितना हीट आप सप्लाई करेंगे उतना ही वर्क डन मिलेगा। एडियाबैटिक हमने इसलिए बोला, एडियाबैटिक हम जानते हैं कि एडियाबैटिक सिस्टम जहाँ भी रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, ऐसा सपोज करते हैं कि वो चारों तरफ से इंसुलेटेड है, तो जितनी हीट हम सप्लाई करेंगे ना तो वहाँ से कोई हीट रिजेक्ट हो सकती है और ना तो कोई हीट इन हो सकती है। तो इसलिए जितनी हीट आप सप्लाई करेंगे एडियाबैटिक क्लोज सिस्टम में। नेक्स्ट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी क्लासियस और केल्विन के द्वारा 1850 में ही दिया गया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें सिर्फ ये बताया कि एनर्जी जो है वो कंजर्व है और सिर्फ क्वांटिटी भी बेस्ड था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 10 किलो जूल है तो 10 किलो जूल है, मतलब क्वांटिटी बताई थी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें ये बताया कि प्रोसेस जो है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में होगा, मतलब एक निश्चित दिशा में होगा। तो इससे हमें ये पता चला कि एनर्जी में सिर्फ क्वांटिटी ही नहीं है, क्वालिटी भी है। क्वालिटी का मतलब कि जो है डिक्रीज एक डेफिनेट डायरेक्शन में ही प्रोसेस अकर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो दो स्टेटमेंट बेस्ड है। पहला है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ये है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स ऑन ए साइकिल टू रिसीव हीट फ्रॉम ए सिंगल रिजर्वायर एंड प्रोड्यूस अ नेट अमाउंट ऑफ वर्क। इसका मतलब है कि हम एक सिंगल रिजर्वायर से हीट सप्लाई करके जो है उससे हम ये चाहे कि वो हमको पूरा का पूरा वर्क डन मिले, तो ऐसा पॉसिबल, हम ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं बना सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फिगर में दिखाया गया है कि एक रिजर्वायर है, थर्मल रिजर्वायर दिखाया गया है जिससे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं 50 किलोवाट। एक नीचे हीट इंजन शो किया गया है। हम जानते हैं कि इंजन जो है हीट को लेता है और वर्क में कन्वर्ट कर देता है, तो उससे हम देख रहे हैं कि हमको जो नेट वर्क डन मिल रहा है वो 50 किलो वाट ही मिल रहा है। और नीचे जो शो किया गया है कि रिजेक्ट में जो वैल्यू मिल रही है वो 0 मिल रही है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जितनी हीट हम सप्लाई करें वो टोटल का टोटल वर्क डन में कन्वर्ट, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है हीट वो रिजेक्ट होनी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्लासियस स्टेटमेंट। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स ऑन ए साइकिल एंड प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट अदर देन ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी। मतलब हम ऐसी कोई भी डिवाइस बना ही नहीं सकते हैं जो कि क्या करे,
लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी में हीट ट्रांसफर कर सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारा जो लास्ट है वो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 1906 से 1912 के बीच में नस साहब के द्वारा दिया गया था, जो कि एक केमिस्ट थे। आइए देखते हैं क्या है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द एंट्रोपी ऑफ ए प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज इन परफेक्ट ऑर्डर एंड इट्स एंट्रोपी इज जीरो। क्या मतलब इसका? मतलब कि जीरो केल्विन पे जो है प्योर क्रिस्टल, अगर कोई भी प्योर क्रिस्टल है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऑर्डर में होंगे, वो डिसऑर्डर नहीं होंगे, इसलिए उनकी एंट्रोपी जो है वो जीरो होगी। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और इससे जो हम एंट्रोपी की कैलकुलेशन करते हैं वो एब्सोल्यूट एंट्रोपी बोली जाती है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत हेल्पफुल है एनालिसिस करने में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में। एंट्रोपी जो है अगर हमारा प्योर क्रिस्टल नहीं है तो जीरो नहीं होगी एब्सोल्यूट जीरो पे। इसका मतलब लिखा हुआ है कि एंट्रोपी इज नॉट जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर फॉर मोर देन वन मॉलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। अगर उसका मॉलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन जो है एक से ज़्यादा है और वो प्योर क्रिस्टल नहीं है तो जो है हमारा जो एंट्रोपी है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब जीरो केल्विन होने के बावजूद भी जीरो नहीं होगी। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।